नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। एक ऐसा विषय जो हमारी दुनिया को, हम सबको कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, जनसंख्या। और ख़ास तौर पर हम समझने वाले हैं जनसांख्यिकीय संक्रमण यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के मॉडल को। ये एक तरीका है देखने का कि समय के साथ किसी समाज की आबादी कैसे बदलती है, खासकर जन्म और मृत्यु दर के लिहाज से। हमारे पास जो जानकारी है वो असल में एक कह सकते हैं एक शैक्षिक वीडियो बनाने का खाका है, जिसका मकसद इस विषय को सरल और सूचनात्मक बनाना था। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस खाके के सहारे हम इस मॉडल की तह तक जाएं, इसके अलग अलग चरणों को ठीक से समझें। और सबसे पहला सवाल मन में आता है, आखिर आबादी में ये जो बदलाव होते हैं, इन्हें समझने जरूरी क्यों है? जाहिर है इसका ताल्लुक जनसंख्या बढ़ोतरी और आर्थिक विकास से है, पर कैसे? चलिए इसी पर बात करते हैं। बिल्कुल। और ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि देखिए, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये आंकड़े नहीं है बस। ये मॉडल असल में हमें समाज के आधुनिकीकरण की कहानी बताता है, लेकिन जनसंख्या के नजरिए से। ये दिखाता है कि कैसे जन्म दर और मृत्यु दर में जो बदलाव आते हैं वो किसी देश के सामाजिक, आर्थिक और यहाँ तक कि तकनीकी विकास के साथ जुड़े होते हैं। कभी साथ साथ चलते हैं, कभी थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे समझने के लिए कुछ बुनियादी शब्द हैं शायद जिन पर पहले गौर करना होगा, जिनका जिक्र बार बार आएगा इस पूरी चर्चा में। जैसे जन्म दर, बर्थ रेट, मतलब एक साल में प्रति 1000 लोगों पर कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, यही ना? हाँ, बिल्कुल। और दूसरा है मृत्यु दर, डेथ रेट, यानी उसी 1000 की आबादी पर एक साल में कितनी मौतें हो रही हैं। ये दोनों सबसे बुनियादी पैमाने हैं। और एक प्रजनन दर का भी जिक्र था, फर्टिलिटी रेट, यानी औसतन एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म दे रही है। सही। और इन सब का मिला जुला असर होता है जनसंख्या वृद्धि पर, मतलब आबादी बढ़ रही है, घट रही है या वैसी ही है, स्थिर है। ये चारों मिलकर ही पूरी तस्वीर बनाते हैं। एकदम सही कहा आपने। और इन शब्दों का जो आपसी रिश्ता है ना, वही संक्रमण के हर स्टेज की, हर चरण की कहानी कहता है। शुरुआत में इनका संतुलन एक तरह का होता है, और जैसे जैसे समाज बदलता है, ये संतुलन, ये बैलेंस भी बदलता जाता है। यही बदलाव ही तो संक्रमण का, ट्रांजिशन का मूल है। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव से शुरू करें, स्टेज 1, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। ये कैसी दुनिया होगी, थोड़ी कल्पना करें तो। हाँ, सोचिए, एक ऐसा समाज जो शायद कई 100 साल पहले का हो, जहां आज की तरह की मेडिकल सुविधाएं नहीं है, साफ सफाई का उतना ध्यान नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा? बीमारियां, संक्रमण, शायद कभी कभी खाने की कमी, अकाल, ये सब आम बातें हैं। नतीजा, मृत्यु दर बहुत ऊंची रहती है, और खासकर बच्चों की, नवजात शिशुओं की मृत्यु दर बहुत ज्यादा होती है। जीवन प्रत्याशा, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बहुत कम होती है। और जन्म दर, वो भी उतनी ही ऊंची। परिवार बड़े होते होंगे, बहुत बच्चे पैदा होते होंगे। ऐसा क्यों? हाँ, जन्म दर भी ऊंची। देखिए, ये एक तरह से ऊंची मृत्यु दर का जवाब था, एक रिएक्शन था। जब लोगों को पता होता था कि उनके कई बच्चे शायद बड़े होने तक जीवित ही ना रहें, तो ज्यादा बच्चे पैदा करना एक तरह की जरूरत जैसी थी, ताकि परिवार चलता रहे, वंश आगे बढ़े, बुढ़ापे में कोई सहारा हो। तो होता यह था कि ऊंची जन्म दर और ऊंची मृत्यु दर, ये दोनों एक दूसरे को लगभग बैलेंस कर देते थे। जनसंख्या या तो बहुत धीरे धीरे बढ़ती थी या फिर लगभग स्थिर सी रहती थी। लेकिन ये संतुलन बहुत नाजुक था, जैसा मैंने कहा। फिर आता है बदलाव का बड़ा दौड़, दूसरा चरण, गिरती मृत्यु दर। यहाँ क्या होता है? यहाँ से कहानी तेजी से बदलती है। विज्ञान तरक्की करता है, चिकित्सा में सुधार होते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। अच्छा खाना पीना, साफ पानी, टीके, एंटीबायोटिक्स, इन सब का असर दिखने लगता है। और सबसे पहला और बड़ा असर होता है शिशु और बाल मृत्यु दर पर। वो तेजी से गिरती है, लोग अब पहले से ज्यादा जीने लगते हैं। तो मृत्यु दर, डेथ रेट, काफी तेजी से नीचे आती है। लेकिन जन्म दर का क्या वो भी साथ साथ फौरन कम हो जाती है? नहीं नहीं, और यही इस चरण की सबसे खास बात है, सबसे दिलचस्प बात। मृत्यु दर तो गिर जाती है क्योंकि स्वास्थ्य सुधारों का असर जल्दी दिखता है, लेकिन जन्म दर ऊंची बनी रहती है। वो उतनी जल्दी नहीं गिरती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चे कितने पैदा करने हैं, परिवार कितना बड़ा होना चाहिए, ये सब बातें सामाजिक रीति रिवाजों, सोच और परंपराओं से जुड़ी होती हैं, और इन्हें बदलने में वक्त लगता है। ये गहरे सांस्कृतिक मूल्य होते हैं। तो मतलब लोग मर कम रहे हैं लेकिन पैदा उतने ही हो रहे हैं, इसका मतलब तो? बिल्कुल। जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन,
जन्म दर और मृत्यु दर के बीच एक बहुत बड़ा गैप, एक फासला पैदा हो जाता है। इसी को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। कई विकासशील देशों ने खासकर 20वीं सदी में इस चरण को अनुभव किया है। अगर आप इस दौर का जनसंख्या पिरामिड देखें ना, तो उसका बेस, उसका आधार बहुत चौड़ा दिखेगा, जो दिखाता है कि बच्चों और युवाओं की कितनी बड़ी संख्या है। ये वो अंतराल है, वो लैग है, मृत्यु दर गिरने और जन्म दर गिरने के बीच का समय, जो इस तेज वृद्धि का कारण बनता है। ये तो बड़ी सोचने वाली बात है कि स्वास्थ्य में सुधार का पहला नतीजा जनसंख्या विस्फोट हो सकता है, कम से कम शुरुआत में। तो फिर जन्म दर गिरना कब शुरू होती है? ये हमें तीसरे चरण में लाता है ना? स्टेज 3, गिरती जन्म दर। हाँ, बिल्कुल। अब समाज में और भी गहरे बदलाव आने शुरू होते हैं, और इसके पीछे एक नहीं, कई कारण काम करते हैं। एक तो है शिक्षा का फैलना, खासकर महिलाओं की शिक्षा। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। पढ़ी लिखी महिलाएं अक्सर छोटे परिवार चाहती हैं। वो अपने स्वास्थ्य और करियर पर ज्यादा ध्यान देती हैं और परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग के बारे में ज्यादा जानती हैं और उसका इस्तेमाल करती हैं। और शहरीकरण, शहरों का बढ़ना, इसका भी तो असर होता होगा। हाँ, बिल्कुल। शहरीकरण एक और बड़ा कारण है। देखिए, गांव में बच्चे खेतीबाड़ी में हाथ बटाते थे, एक तरह से आर्थिक संपत्ति थे। शहरों में बच्चों को पालने पोसने का खर्चा ज्यादा होता है, रहने की जगह भी कम होती है, फिर उनकी अच्छी शिक्षा, उनकी परवरिश पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, ज्यादा निवेश करना पड़ता है। तो बच्चों को अब एक आर्थिक बोझ या जिम्मेदारी की तरह ज्यादा देखा जाने लगता है। और परिवार नियोजन के जो साधन हैं, उनकी आसानी से उपलब्धता, वो भी तो जरूरी है। हाँ, निश्चित रूप से। जब लोगों के पास ये विकल्प होता है कि वो अपनी मर्जी से परिवार का आकार तय कर सकें, तो वो अक्सर छोटे परिवारों को चुनते हैं। तो ये सब कारण मिलकर शिक्षा, शहरीकरण, परिवार नियोजन तक पहुंच, बच्चों की परवरिश का बढ़ता खर्च, जन्म दर को धीरे धीरे नीचे लाना शुरू करते हैं। मृत्यु दर तो पहले से ही कम है, वो या तो वैसे ही रहती है या और थोड़ी कम हो जाती है। नतीजा, जनसंख्या वृद्धि की जो रफ्तार थी वो अब धीमी पड़ने लगती है। वो जो विस्फोट वाला दौर था वो पीछे छूटने लगता है। इसी चरण में एक और दिलचस्प बात उभरती है, जिसका जिक्र होता है जनसांख्यिकीय लाभांश या डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये क्या चीज है? हाँ, ये एक बहुत खास स्थिति है। ये तब पैदा हो सकती है जब जन्म दर गिर रही हो और जो पिछली पीढ़ी के बच्चे थे वो अब बड़े होकर युवा हो गए हैं, काम करने वाली उम्र में आ गए हैं। तो इस समय देश में क्या होता है कि काम करने वाले लोगों की संख्या, यानी युवा और वयस्क, उनका अनुपात आश्रितों यानी बच्चों और बूढ़ों की तुलना में काफी ज्यादा हो जाता है। ये आर्थिक तरक्की के लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। लेकिन यहाँ एक शर्त है, ये लाभांश तभी मिलेगा जब देश इस बड़ी युवा आबादी को अच्छी शिक्षा, हुनर, स्वास्थ्य और सबसे जरूरी रोजगार के मौके दे पाए। ये अपने आप नहीं मिलता, इसके लिए सही नीतियां बनानी पड़ती हैं, सही निवेश करना पड़ता है। अच्छा, ये एक अवसर की खिड़की है जिसका फायदा उठाना पड़ता है। इसके बाद क्या होता है? हम पहुंचते हैं चौथे चरण पर, कम जन्म दर और कम मृत्यु दर। हाँ, स्टेज 4। इस चरण में आकर जन्म दर गिरते गिरते मृत्यु दर के लगभग बराबर आ जाती है और दोनों ही काफी निचले स्तर पर आकर स्थिर हो जाती हैं, स्टेबल हो जाती हैं। समाज अब काफी हद तक बदल चुका है। छोटे परिवार आम बात हैं, जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत बढ़ गई है, स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी हैं। तो फिर जनसंख्या वृद्धि का क्या होता है? वो तो रुक जाती होगी। हाँ, जनसंख्या वृद्धि या तो बहुत धीमी हो जाती है या लगभग शून्य पर पहुंच जाती है। जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, जीपीजी जिसे कहते हैं। आबादी एक तरह से स्थिर हो जाती है। आज दुनिया के ज्यादातर विकसित देश जैसे पश्चिमी यूरोप के देश, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान भी काफी हद तक इसी चरण में हैं या इसके बहुत करीब हैं। सुनने में तो ये एक स्थिर और विकसित समाज वाली स्थिति लगती है। क्या इसमें भी कोई चुनौती है? हाँ, बिल्कुल है। यहाँ एक नई और बहुत बड़ी चुनौती सामने आती है, वो है जनसंख्या का बूढ़ा होना, एजिंग पॉपुलेशन। सोचिए, जब लोग बहुत लंबा जी रहे हैं और बच्चे बहुत कम पैदा हो रहे हैं, तो आबादी में बुजुर्गों का अनुपात लगातार बढ़ता जाता है और इसके बहुत गहरे सामाजिक और आर्थिक असर होते हैं। जैसे कि क्या असर होते हैं? देखिए, एक तो सबसे सीधा असर है कि काम करने वाली उम्र की जो आबादी है, जो वर्कफोर्स है, उसका हिस्सा कम होने लगता है। इससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ सकती है, लेबर शॉर्टेज हो सकती है। दूसरा, स्वास्थ्य सेवाओं और पेंशन योजनाओं पर जबरदस्त बोझ पड़ता है, क्योंकि बुजुर्ग आबादी को इनकी जरूरत ज्यादा होती है। और तीसरा, ये भी तर्क दिया जाता है कि एक ज्यादा बूढ़ी होती आबादी में
शायद इनोवेशन यानी नई खोज और नए विचार की गति भी थोड़ी धीमी पड़ सकती है, क्योंकि माना जाता है कि युवा सोच अक्सर नए आइडियाज और रिस्क लेने से जुड़ी होती है। तो ये सिर्फ पेंशन का बोझ नहीं है, ये समाज की पूरी डायनामिक से जुड़ा सवाल बन जाता है। ये तो वाकई एक बड़ा मुद्दा है, स्थिरता के साथ ये नई चुनौतियां। और क्या इसके आगे भी कोई स्टेज है, कोई चरण? हमारी जानकारी में एक संभावित 5वें चरण का भी जिक्र था। हाँ, कुछ जनसांख्यिकीय विशेषज्ञ अब एक 5वें चरण की भी बात करते हैं, स्टेज 5, जहां जन्म दर गिरते गिरते मृत्यु दर से भी नीचे चली जाती है। मतलब जो फर्टिलिटी रेट है, प्रजनन दर, वो रिप्लेसमेंट लेवल से भी काफी नीचे गिर जाती है। रिप्लेसमेंट लेवल, इसका क्या मतलब हुआ? रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी वो औसत प्रजनन दर है जिस पर कोई आबादी मतलब लंबे समय में खुद को प्रतिस्थापित कर सकती है, रिप्लेस कर सकती है, बिना बढ़े या घटे। ये दर आमतौर पर प्रति महिला लगभग 2.1 बच्चे मानी जाती है। 2.1? हाँ, 2 बच्चे माता पिता को रिप्लेस करने के लिए, और वो जो 0.1 है वो उन बच्चियों के लिए जो शायद प्रजनन आयु तक न पहुंच पाए या जिंदा न रहें। तो जब प्रजनन दर लगातार इस 2.1 के स्तर से नीचे रहती है तो जितने लोग मरते हैं उससे कम बच्चे पैदा होते हैं। तो उसका नतीजा क्या होगा? नतीजा होता है कुल जनसंख्या में गिरावट, नेट पॉपुलेशन डिक्लाइन। आबादी बढ़ने या स्थिर रहने के बजाय असल में घटने लगती है। और ये कोई सिर्फ थियोरी नहीं है, कोई काल्पनिक बात नहीं है। जापान, इटली, दक्षिण कोरिया और पूर्वी यूरोप के कई देश आज इसी हकीकत का सामना कर रहे हैं। उनकी आबादी साल दर साल कम हो रही है। जनसंख्या का घटना, इसके क्या मायने हो सकते हैं? फायदे, नुकसान? देखिए, इसके कुछ पॉजिटिव पहलू सोचे जा सकते हैं, जैसे पर्यावरण पर दबाव कम होगा, संसाधनों पर बोझ घटेगा। लेकिन जो चुनौतियां हैं वो ज्यादा गंभीर मानी जाती हैं। काम करने वालों की भारी कमी हो सकती है, जिससे आर्थिक विकास पर ब्रेक लग सकता है। घरेलू बाजार सिकुड़ सकता है क्योंकि उपभोक्ता कम हो जाएंगे। सामाजिक ढांचे पर भी असर पड़ सकता है, जैसे स्कूल बंद हो सकते हैं या दूर दराज के इलाके खाली हो सकते हैं। इसे संभावित चरण इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये पक्का नहीं है कि हर देश यहाँ पहुंचेगा ही, और अगर पहुंचेगा तो इसके लॉन्ग टर्म प्रभाव क्या होंगे ये भी पूरी तरह से शायद हम नहीं जानते। ये सरकारों के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए एक बहुत बड़ी पहेली है। तो हमने ये पूरी यात्रा देखी 5 चरणों की, उच्च दरों के संतुलन से शुरू होकर फिर जनसंख्या विस्फोट, फिर वृद्धि धीमा होना, फिर स्थिरता और अंत में संभावित गिरावट तक। इस पूरे मॉडल को समझने का आखिर फायदा क्या है? ये हमें बताता क्या है? देखिए, ये मॉडल हमें दुनिया भर में जनसंख्या के जो अलग अलग पैटर्न दिखते हैं ना, उन्हें समझने का एक फ्रेमवर्क देता है, एक ढांचा देता है। क्यों? कुछ देशों में आबादी आज भी तेजी से बढ़ रही है, क्यों कुछ में स्थिर है और क्यों कुछ में घट रही है। ये मॉडल बताता है कि ये अक्सर उस देश के विकास के अलग अलग चरणों से जुड़ा होता है। और इस समझ का व्यावहारिक इस्तेमाल क्या है, प्रैक्टिकल यूज? ये समझ जो प्लानर्स हैं, जो नीतियां बनाते हैं, उनके लिए बहुत कीमती है। सोचिए, अगर कोई देश दूसरे या तीसरे चरण में है, जहां युवाओं की आबादी बहुत ज्यादा है, तो उसे फौरन शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार पैदा करने पर भारी निवेश करना होगा, ताकि वो उस डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा उठा सके। वरना वही बड़ी युवा आबादी एक बोझ बन सकती है, सामाजिक अस्थिरता पैदा कर सकती है। और अगर देश चौथे या 5वें चरण में पहुंच गया है, तो उसे बूढ़ी होती आबादी की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करना होगा, पेंशन और सोशल सिक्योरिटी का इंतजाम करना होगा, शायद इमिग्रेशन यानी आप्रवासन जैसी नीतियों पर भी विचार करना पड़े ताकि वर्कफोर्स बनी रहे, कामकाजी आबादी कम ना हो। तो कहने का मतलब यह है कि ये मॉडल भविष्य की ज़रूरतों और चुनौतियों का अंदाज़ा लगाने में मदद करता है ताकि हम समय रहते तैयारी कर सकें। लेकिन क्या ये मॉडल हर देश पर बिल्कुल एक जैसा, एक ही रफ्तार से लागू होता है? आर्थिक हालात, ये मान लीजिए कोई बड़ी घटना जैसे युद्ध या महामारी, ये सब इस संक्रमण की राह को, उसकी स्पीड को बदल सकते हैं। जैसे कुछ देशों में जन्म दर बहुत तेजी से गिरी, कुछ में ज्यादा समय लगा। लेकिन फिर भी ये जनसंख्या में जो बड़े बदलाव होते हैं, उनके पीछे के मूल तर्क को, लॉजिक को समझने का एक बहुत शक्तिशाली ढांचा है। तो कुल मिला के कहें तो जनसांख्यिकीय संक्रमण एक सफर है जो समाज के विकास के साथ साथ उसकी आबादी की कहानी कहता है। ऊंची जन्म और मृत्यु दर के नाजुक संतुलन से शुरू होता है, फिर मृत्यु दर में गिरावट आती है, जनसंख्या विस्फोट होता है, फिर जन्म दर भी गिरती है, वृद्धि धीमी होती है, उसके बाद दोनों दरें कम होकर स्थिरता आती है और आखिर में जनसंख्या में गिरावट की संभावना भी बनती है।
ये मॉडल इन बदलावों के पीछे के सामाजिक और आर्थिक कारणों को समझने में मदद करता है। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा संदेश शायद यही है कि जनसंख्या कोई अलग थलग चीज नहीं है, पॉपुलेशन आइसोलेशन में नहीं बदलती। ये समाज के स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि हमारे अपने पारिवारिक जीवन और व्यक्तिगत फैसलों से भी बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। जन्म और मृत्यु दर के ये जो आंकड़े हैं ना, ये असल में इंसानी तरक्की, चुनौतियों और बदलावों की दास्तान है। ये मानव विकास की कहानी के अध्याय हैं, चैप्टर्स हैं, जिन्हें हम संख्याओं में पढ़ते हैं। हाँ, इस मॉडल से हमें जनसंख्या के रुझानों को समझने में तो मदद मिलती है, लेकिन ये समझ हमें आगे सोचने पर भी मजबूर करती है। भविष्य को देखते हुए, जब दुनिया के अलग अलग देश इस संक्रमण के अलग अलग पड़ाव पर हैं और साथ ही क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजी का तेज विकास, माइग्रेशन का बढ़ना, ये सब नई ताकतें भी काम कर रही हैं, तो अब जनसंख्या के भविष्य के बारे में कौन से नए सवाल उठते हैं? क्या ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल इन नई चुनौतियों के दौर में भी उतना ही प्रासंगिक रहेगा, या हमें इसे किसी नए नजरिए से देखने की जरूरत पड़ेगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर आगे भी सोचा जा सकता है।